Dear students, so welcome to my channel Academy Villa. I am Astos and let's begin today's class. So आज की जो वीडियो है उसमें हम क्लास 10th की इंग्लिश की जो बुक है उसके पोइट्री पार्ट का 7th चैप्टर जिसका नाम है द स्लीपिंग पोर्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और इसको लिखने वाले जो लेखक हैं इसके वो हैं लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। तो लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा ने एक पोएम लिखा है द स्लीपिंग पोर्टर, जिसका मतलब होता है कि सोता हुआ कूली या फिर कह लीजिए श्रमिक। जो पोर्टर यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला जो व्यक्ति होता है उसको हम पोर्टर बोलते हैं, यानी कि पोर्ट कर रहा है हमारे सामान को, तो पोर्टर कहलाता है, तो उसे हम कूली कह लेंगे। तो यहाँ के लिए इसका कविता में हम देखेंगे कि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा ने किस तरीके से एक श्रमिक या फिर एक कूली के जीवन को व्यक्त किया है कि वह कितनी मुश्किलों भरी लाइफ को जीता है, उसकी स्थिति कितनी ख़राब है, कितनी दयनीय है, उसका बखान किया है इन्होंने। और साथ ही साथ ये भी बताया कि वह कितनी कठिन परिश्रम करता है ताकि अपने जीवन के लिए पोषण के साधन जुटा पाए, प्रचुर साधन जुटा पाए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है और उसके अर्जित करते करते ही वो मर जाता है। तो आगे बढ़ने से पहले हम इस पोएम के जो लेखक हैं लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा उनके बारे में भी कुछ जानेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा के बारे में। लिखा है, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा was born on the 12 November 1909 in काठमांडू। तो जो लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा हैं उनका जन्म 12 नवंबर 1909 ईस्वी को काठमांडू में हुआ था। He obtained a Bachelor of Arts degree from the Patna University in 1929 और उन्होंने 1929 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय से बीए की डिग्री उत्तीर्ण की थी, है ना। He was a renowned poet and story writer of his time। वह अपने समय के बहुत ही ख्यात कवि और कथाकार थे, ठीक है। In 1948 he presided over the first National Poetry Festival of Nepal organized by नेपाली साहित्य परिषद। तो कहा जा रहा है कि 1948 ईस्वी में, है ना, उन्होंने नेपाली साहित्य परिषद द्वारा जो एक आयोजित किया गया था कि नेपाल का प्रथम राष्ट्रीय कवि सम्मेलन कह सकते हैं या फिर राष्ट्रीय कवि उत्सव जो आयोजित किया था नेपाल के द्वारा, उसका उन्होंने सभापतित्व किया था, सभापति थे, है ना, प्रेसिडेंट थे एक तरीके से। तो उन्होंने 1948 में ये चीज़ की थी, ठीक है। फिर बोला जा रहा है कि इमीडिएटली आफ्टर दिस पोइट्री फेस्टिवल ही एक्साइल्ड हिमसेल्फ टू वाराणसी इंडिया टू एडिट युगवाणी विच वॉज अ माउथ पीस ऑफ द नेपाली कांग्रेस। तो कहा जा रहा है कि जैसे ही उन्होंने ये सभापतित्व किया नेपाली साहित्य परिषद का, है ना, उसके बाद से तुरंत ही उन्हें तत्काल युगवाणी का संपादन करने के लिए बनारस भेज दिया गया। बनारस आ गए वो, है ना, जो कि एक नेपाली कांग्रेस के वो प्रवक्ता थे, ठीक है। इन नेपाल हिज हाउस एंड प्रॉपर्टीज वर कॉन्फिस्केटेड बाय द गवर्नमेंट। तो कॉन्फिस्केटेड मतलब जब्त कर लेना। तो लेकिन जैसे ही वो बनारस गए तो नेपाल सरकार ने उनके घर और उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया, ठीक है। चलिए, ये तो था आपको उनके बारे में, कवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा के बारे में। अब हम जानेंगे कविता को, कविता में क्या लिखा है और आखिर ये स्लीपिंग पोर्टर हो क्या है, यानी कि सोता हुआ कूली का हम क्या बताने जा रहे हैं हमें ये, तो वो देखते हैं। लिखा है कि 25 किलो लोड ऑन हिज बैक, स्पाइन डबल बेंट, a 6-mile climb up in the snows of winter, naked bone, skeleton like frail frame, yet facing an uphill task, he is challenging the mountain। कहा जा रहा है कि देखिए, पहले मैं आपको ये एक व्याख्या दे दूँ, छोटी सी एक ब्रीफ देता हूँ कि इस पोएम में ये बताया जाएगा कि एक कूली जो पहाड़ी पर 6 मील मतलब बहुत आगे तक कुछ मील तक चलना होता है, 6-7 मील तक चढ़ना होता है, वह इतने कमज़ोर होने के बावजूद भी वह इन सब चीज़ों को करता है क्योंकि उसको उसी से पैसे मिलने हैं। तो वही बताया जाएगा कि उसका शरीर कितना गंदा होता है, कितनी गंध आती रहती है, फिर उसको कपड़ा नहीं मिलता है अच्छा सा, फिर खाना नहीं मिलता है, फिर भी उसको इतने भारी भरकम वजन को उठाकर ढोना पड़ता है। और वह असमर्थ भी है क्योंकि जाहिर सी बात है वो खाना अच्छे से नहीं खा रहा है, तो वो कमज़ोर है, तो वो असमर्थ है उसे ले जाने में, लेकिन फिर भी वो हाँफते हुए पसीने छोड़ते हुए उसका दम फूलता है, फिर भी वो ये कार्य को करता है। और जब वो नींद से मतलब भर जाता है, रात में जब सोने जाता है, तो बस एक बार हाय करके नींद से अगर सो जाता है तो बस
उसको नींद ही आ जाती है ना, गिर जाता है बिछावन पे तो उसको गहरी नींद में सो जाता है। तो अब आप अगर पोएम को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। तो लिखा है कि एक 25 किलो का भारी वजन वाला जो थैला है वो अपने पीठ पे लिए हुए, है ना, अपनी रीढ़ की हड्डी को दोहरे मोड़े हुए, मतलब डबल बेंड यानी कि बहुत झुका हुआ है। 6 माइल क्लाइंब अप इन द स्नोज ऑफ विंटर, यानी कि जाड़े की बर्फ में, है ना, जाड़े की भी बर्फ में उसको 6 मील का उसको दूरी तय करना पड़ता है और चढ़ाई करनी है उसे। उसकी जो हड्डियां हैं वो खुली हुई हैं, यानी कि वो अपने उसके बदन पे एक भी कपड़ा नहीं है। उसकी जो स्केलेटन यानी कि हड्डी का जो ढांचा है वह एक फ्रेल फ्रेम लग रहा है ना। कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि क्षण भंगुर, यानी कि बहुत जल्दी से डैमेज हो जाने वाली चीज़ों को फ्रेल बोलते हैं। तो उसका शरीर एक हड्डी का ढांचा सा ही बस दिख रहा है, उस पर वो 25 किलो का वजन लेके 6 मील उसको चलना है। फिर येट फेसिंग एन अपहिल टास्क, यानी कि फिर भी चढ़ाई की कठिनाई का सामना करता हुआ ही इज चैलेंजिंग द माउंटेन, वह पर्वत को ललकार रहा है। आगे बढ़ी रही और देखते हैं क्या लिखा है। ही इज वियरिंग अ ब्लैक कैप, dirty sweat stained. His body is an abode of fleas and lies. His mind very dull, although it emits a sulfur-like sour smell. But what a stout human figure. तो कहा जा रहा है कि उसने क्या करी है, एक काली सी टोपी पहनी हुई है, उसका शरीर काली सी गंदी सी टोपी पहनी हुई है, डर्टी कैप, स्वीट स्टीन यानी कि पसीने से वो मतलब उस पर दाग लग चुके हैं। अब ये बोला जा रहा है स्वीट स्टेन, हिज बॉडी इज एन एबोर्ड ऑफ फ्लीज एंड लाइस। फ्लीज का मतलब होता है कि लीक, ये भी एक तरीके के खून चूसने वाले कीड़े मकोड़े होते हैं, और लाइस का मतलब होता है जो जुएं होते हैं हमें बालों में, उनको भी ये भी इंसेक्ट्स ही हैं। तो उसके शरीर में ये सारी चीज़ें भी हैं, जुएं हैं, लीक हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और उसका जो दिमाग है वो बहुत ही मंद है, मंद बुद्धि का है। ऑल्दो इट एमिट्स सल्फर, यानी कि सल्फर जैसे गंध छोड़ता है, बहुत ज़्यादा खट्टा गंध छोड़ता है, वैसा खट्टा गंध उसके शरीर से आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वाह क्या सख्त इंसान है वो। स्टाउट मतलब सख्त इंसान, निडर। तो ये उसकी मतलब दुर्दशा के बारे में व्यथा जो है वो यहाँ पे बताई जा रही है कवि द्वारा। आगे देखिए क्या लिखा है कि लाइक अ बर्ड हिज हर्ट इज ट्विटरिंग पैंटिंग ही स्वेटिंग एंड आउट ऑफ ब्रीथ, यानी कि जैसे कि एक पक्षी जो होती है, जैसे उसका सीना धड़कता है, दिल धड़कता है, वैसे ही वो भी धड़क रहा है उसका सीना, और वो हाँफ रहा है, और वो पसीने से भीगे हुए बिल्कुल बेदम चढ़ा जा रहा है। आगे क्या लिखता है कि ए हट ऑन द क्लिफ हिज सन सिवरिंग विथ कोल्ड वोव्स ऑफ हंगर द मदर सर्चिंग फॉर नेटल्स एंड वाइन्स। अब उस पोर्टर की जो फैमिली है उसके बारे में भी कवि ने थोड़ा उस पर प्रकाश डाला है, वो हम जान लेते हैं। कहा जा रहा है उस चोटी पे एक उसका झोपड़ी भी है, उस पोर्टर की, है ना, उस कूली की एक चोटी पे एक घर है, वहाँ पर उसका जो बेटा है वह बीमार है, वो कांप रहा है जाड़े से, ठंड के मारे, और भूख से पीड़ित है ना, वो दुख में है भूख के मारे। और जो माँ है वो कुछ वनस्पतियाँ, है ना, लताएं वगैरह ढूंढने के मतलब फिराक में है, और वो खोज रही हैं उन वनस्पतियों से, कुछ उनका खाना पीने का कार्य होता है, वो उन्हीं को खा के जीवित रहते हैं। तो वो उसके चक्कर में अपने बेटे की भूख मिटाने के लिए वह सर्च कर रही है। नेटल्स एंड वाइन्स, नेटल्स मतलब होता है आपका चिपचिपा सा कुछ पौधे होते हैं, वाइन्स मतलब लतेदार पौधे। अब देखिए कहा जा रहा है कि बीनीथ दिस hero of the mountain, the proud conqueror of nature, are the snow-clad peak above। यानी कि इसके नीचे जो हीरो ऑफ द माउंटेन, जो पोर्टर है, कूली है ना, उसको हीरो बोला जा रहा है कि पहाड़ पे रहने वाला वो तो एक तरीके से हीरो ही है ना, वह बहुत अच्छे कारनामे करता है, वह विजेता है एक तरीके का। तो वही बोला जा रहा है कि हीरो ऑफ द माउंटेन द प्राउड कॉन्क्वेरर, यानी गर्व की बात है कि वह सब कुछ प्रकृति पे भी जीत हासिल कर चुका है। आर द स्नो क्लैड पीक्स, और ऊपर के बारे में बताया जा रहा है कि ऊपर जो है बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ हैं, ठीक है। ओनली द स्टार स्टडेड लिड ऑफ नाइट, इन दिस नाइट द पोर्टर इज इन डीप स्लम्बर रेनिंग ओवर द रिच किंगडम ऑफ स्लीप। और वो कहा जा रहा है कि रात के समय हो गया, अब
कवि है पोर्टर की रात की दशा को व्यक्त करेगा यहाँ पे इन लाइंस के द्वारा कि रात का समय हो चुका है, वो ऊपर देखता है तो केवल रात के तारों में, हाँ मतलब रात में ऊपर उसको आसमान में तारे गुथे हुए नज़र आते हैं आसमान में, है ना। और गुथे हुए इन द सेंस की तारे बस टिमटिमाते उसे नज़र आते हैं। द पोर्टर इज इन डीप स्लम्बर, स्लम्बर मतलब स्लीप। तो जो पोर्टर है अब वह नींद, गहरी नींद में है। राइनिंग ओवर द रिच किंगडम ऑफ स्लीप, यानी कि नींद के समृद्ध साम्राज्य पर वो शासन कर रहा है। तो इस तरीके से ये जो व्यथा थी और उनके भावनाओं को, एक कूली के भावनाओं को, वो कितना कष्ट सहता है, उसकी फैमिली को कितना कष्ट होता है, और जब वो सारी चीज़ें करने के बाद उसके बदन पे भी कपड़े नहीं होते, उसके बावजूद वो इतना मेहनत करते हुए सब कार्यों को करा जा रहा है, उतनी भारी भरकम चीज़ों को ढोता है, और फिर जब लास्ट में रात में आता है बेड पर ऊपर तारे टिमटिमाते हुए नज़र से मिलाता है और वो गहरी नींद में सो जाता है, और ऐसा लगता है कि भाई अब तो वो अपने शासन कर रहा है नींद वाले साम्राज्य पे। तो इस तरीके से ये चैप्टर खत्म होता है। आशा करता हूँ आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।